Yes. So we had to start with household circuit today. The portion which have been deleted from the syllabus, I think 9.2 we don't have to do, है ना? बाद ये advantages of connecting appliances in parallel और ये जो series है disadvantage of connected in series, ये portion करना है हम लोग को, है ना? ट्रांसमिशन वाला पोर्शन करना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, फ्यूज करना है हम लोगों को, और स्विचेस करने हैं, सर्किट ऑफ ड्यूअल कोर स्विचेस ये नहीं करना है, फिर अर्थिंग करना है हम लोग को, 3 पिन प्लग करना है, सॉकेट करना है, कलर कोडिंग ये सब करना है, ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. So electric power is generated. So सबसे पहले transmission of power from the generating station to the consumer. तो क्या क्या हम लोग कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको स्टेप अप करते हैं, कहाँ स्टेप डाउन करते हैं, और how is electricity transmission being sent to the consumer, मतलब किस तरह से वो लोग कंज्यूमर उसको यूज करेंगे, कैसे हम लोग पहुंचा सकते हैं. This is what the first part of this chapter talks about. So electric power is generated at the power generating station, which are usually located very far from the areas where it is consumed, है ना? तो generally out, मान लो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो जहाँ पे डैम होगा या जहाँ पे ये प्रोजेक्ट होगा रिवर पे, वो वहां पर से उस पॉइंट से जहाँ पे यूजर यूज कर रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का. एट द जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 किलो वोल्ट. जनरली जो जनरेटिंग स्टेशन में पावर जो प्रोड्यूस होता है दैट इज एट 11 किलो वोल्ट, बिकॉज जनरेशन at voltage higher than 11 kilovolt causes insulation difficulties, while generation at voltages lower than 11 kilovolt involves a very high current. So आप ये देखेंगे जहां पे जनरेशन हो रहा है वहां पे जो पावर जनरेट होता है दैट इज एट 11 किलो वोल्ट ना, क्योंकि 11 किलो वोल्ट से ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसुलेशन डिफिकल्टीज होंगी. बेसिकली आप जो इंसुलेशन यूज करते हो वायर के अराउंड, वो बिकॉज ऑफ हीट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. तो इंसुलेशन डिफिकल्टीज की वजह से 11 किलो वोल्ट से ज्यादा हम लोग वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वाइल जनरेशन at voltage lower than 11 kilovolt involves a very high current. So और इससे कम वोल्टेज अगर हम लोग जनरेट करें तो हाई करंट, बिकॉज पावर तो कांस्टेंट होना है. अब उस इलेक्ट्रिक पावर के लिए अगर वोल्टेज रिड्यूस करोगे तो करंट हाई हो जाएगा, है ना? और 11 किलो वोल्ट से ज्यादा कर नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ इंसुलेशन डिफिकल्टीज. दैट्स व्हाई 11 किलो वोल्ट इज बीइंग चोजन एज द voltage at which the power is being generated. The power generated at the generating station is not. तो ये दोनों चीज पता होना चाहिए कि 11 किलो वोल्ट से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना? ये भी पता होना चाहिए. और दूसरा 11 किलो वोल्ट से कम पे क्यों नहीं कर सकते, लोअर देन 11 किलो वोल्ट क्यों नहीं कर सकते. Now the power generated at the generating station is not directly transmitted to the consumers at 11 kilovolt, but before its transmission, its voltage is raised to reduce the loss of energy in the form of heat in the transmission line wires. ठीक है? तो ये जो पावर जनरेशन हो रहा है at the generating station, it is not directly transmitted to the consumer at 11 kilovolt. है ना? क्यों ऐसा होता है, हम लोग 11 किलो वोल्ट पे क्यों नहीं ट्रांसमिट करते हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन बिफोर इट्स ट्रांसमिशन इट्स वोल्टेज इज रेज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी. क्योंकि अगर 11 किलो वोल्ट पे अगर हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि करंट ज्यादा है. यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसके वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं. इट इज रेज्ड so that the loss of energy is reduced, in the form of heat in the transmission lines. Now, since it is not possible to step up
or step down the DC voltage, the voltage generated is alternating of frequency 50 hertz, है ना. तो because step up और step down करना possible नहीं है, it is not possible to step up or step down the DC voltage. The voltage generated is alternating of frequency 50 hertz. That is, its polarity at the terminals changes 100 times a second. So 50 times plus and 50 times minus. तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप, जैसे डीसी वोल्टेजेस को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना पॉसिबल नहीं है, बट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग बेसिकली स्टेप अप कर सकते हैं. और जो फ्रीक्वेंसी उसका हम लोग 50 हर्ट्ज रखते हैं, मतलब 50 टाइम्स प्लस और 50 टाइम्स माइनस, तो 100 टाइम्स उसका पोलैरिटी चेंज करता है. The alternating voltage generated is first stepped up from 11 kilovolt to 132 kilovolt, है ना. तो ये जो alternating voltage generate हुआ, इस alternating voltage को हम लोग पहले step up करते हैं 11 kilovolt से 132 kilovolt तक. ठीक. तो आप ये देखो, बॉयलर है, टरबाइन है, जनरेटर, ये सब पावर स्टेशन के अंदर का है. अब इससे जो जनरेशन हुआ 11 किलोवोल्ट का हुआ, इसको हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है 11 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. एट द जनरेटिंग स्टेशन और कॉल्ड द ग्रिड सब स्टेशन. तो ये जो ग्रिड सब स्टेशन है, यहाँ पे ये हम लोग करते हैं 11 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट में, यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. नाउ इट इज देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन, है ना. 132 केवी से हम लोग ग्रिड सब स्टेशन से मेन सब स्टेशन पे पहुंचाते हैं. तो एट द मेन सब स्टेशन, मतलब मेन सब स्टेशन मतलब जहां पे हम लोग यूज करेंगे, जिस सिटी में हम लोग यूज करेंगे ना, उस सिटी की बात हो रही है. तो एट द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन फ्रॉम 132 केवी टू 33 केवी. तो ये जो 132 केवी है, इससे 33 केवी पे हम लोग स्टेप डाउन कर देते हैं using the step down transformer, and is then transmitted to the heavy industry and intermediate substation. अब ये जो 33 केवी वाला है, इसको कन्वर्ट तो हमने कर दिया 132 टू 33 केवी. एक तो डायरेक्ट सप्लाई चला जाता है हैवी इंडस्ट्री को, और दूसरा ये सप्लाई चला जाता है ना, इंटरमीडिएट सबस्टेशन को. ये देखो, ये इंटरमीडिएट सबस्टेशन. इंटरमीडिएट सबस्टेशन क्या करता है, इस 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. सो एट द इंटरमीडिएट सबस्टेशन द वोल्टेज इज अगेन स्टेप डाउन फ्रॉम 33 केवी टू 11 केवी यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड फ्रॉम हियर इट इज ट्रांसमिटेड टू लाइट इंडस्ट्रीज एंड सिटी सबस्टेशन. तो ये जो इंटरमीडिएट सबस्टेशन है, ये 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेगा. 11 किलो वोल्ट को लाइट इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट यूसेज होता है, तो एक सप्लाई तो चला जाता है लाइट इंडस्ट्री को, और दूसरा सप्लाई बेसिकली हमारा सिटी सबस्टेशन को जाता है. ठीक है. Now at the city substation, it is further stepped down from 11 kilovolt to 220 volt using the step down transformer to supply it to the domestic consumers. तो सिटी सबस्टेशन में ये क्या होता है, अब सिटी सबस्टेशन में 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उसको यूज कर सकें. 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. So at the city substation, it is further stepped down from 11 kilovolt to 220 volt using the step down transformer to supply it to the domestic consumers. तो ये जो है, इसके बाद ये सिटी कंज्यूमर्स या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को चला जाता है यूसेज के लिए. Now the transmission of electric power from generating station to consumer is shown in figure 9.1. तो ये जो फिगर है हम लोग को पावर स्टेशन से लेके कंज्यूमर तक जो सप्लाई लाइन है उसको शो करता है. The simple block diagram of transmission of electric power from the generating station to the consumers are. अब ये ब्लॉक के फॉर्म में, अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में इसी को देखें, तो यहाँ पे क्या क्या है देखो. पावर जनरेटिंग सबस्टेशन है, पावर जनरेटिंग स्टेशन है जो कि 11 किलो वोल्ट पे पावर को प्रोड्यूस करता है.
ग्रिड सब स्टेशन वहाँ पे स्टेप अप कर देता है 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट पे। उसके बाद ये मेन सब स्टेशन को ट्रांसमिट करते हैं इसको, तो मेन सब स्टेशन इसको स्टेप डाउन करेगा 132 टू 33 किलो वोल्ट पे। 33 किलो वोल्ट एक तो डायरेक्ट हेवी इंडस्ट्रीज को सप्लाई हो जाता है, और दूसरा ये जो है 33 केवी का सप्लाई इंटरमीडिएट सब स्टेशन को चला जाता है ना। और स्टेप डाउन टू, अब इंटरमीडिएट स्टेप सब स्टेशन ये क्या करता है, 133 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट कर देता है। एक डायरेक्ट लाइन 11 केवी का लाइट इंडस्ट्री को लेकर चला जाता है, और दूसरा 11 केवी का जो लाइन है सिटी सब स्टेशन पे चला जाता है। तो सिटी सब स्टेशन पे ये 11 केवी का जो लाइन है, इसको स्टेप डाउन करके 11 केवी से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसको सिटी कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है, जो कि अपने घरों में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। ठीक है, अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस, ये तो हम लोग को नहीं करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें से हटा भी देता हूँ या रहने देता हूँ, है ना। तुम लोग को नहीं करना है, इसको छोड़ देना। हाउस वायरिंग और रिंग सिस्टम ये भी नहीं करना है, यू हैव टू लीव इट। ओके, so what I'll do, I'll save it as, wait, रिड्यूस सिलेबस, इसमें से हटाते भी जाते हैं जिससे कि आपको उतनी चीज ही मिले जितना आपको जरूरत है। दिस इज नॉट इन क्रॉस। पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस हट गया है ना कविल? Yes. Now advantages of connecting the appliance in parallel. So it has the following two main advantages. So अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसके दो मेन एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि ईच अप्लायंस गेट्स कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, दैट इज इट्स वोल्टेज रेटिंग फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग। व्हेन अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे हम लोगों ने कल बात भी किया था जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो वहां हमने देखा था, तो जो ये पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंसेस थे सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज था। तो उसी तरह जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होंगे जो पैरेलली कनेक्टेड हैं, इन सबको वोल्टेज सप्लाई सेम मिलेगा। सेम वोल्टेज सप्लाई मतलब 220 वोल्ट सभी को मिलेगा, तो वो सबसे मतलब एफिशिएंटली फिर वर्क कर पाएगा, क्योंकि इसको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिल रहा है, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। Now, second is each appliance operates independently without being affected whether the other appliance are operated or not. तो बेसिकली चाहे तुम बाकी अप्लायंसेस ऑफ है ऑन है, उससे इसका कोई भी इंडिविजुअल अप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईच ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट। नाउ सेकंड, अच्छा बहुत सारे और भी हैं कि सबका एक अलग स्विच आप बना सकते हो, कोई भी एक डिवाइस खराब होगा तो बाकी डिवाइसेस वर्क करता रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दीज आर अदर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल appliances connected in parallel. थर्ड पॉइंट मैं कर ही देता हूँ। So basically each of the appliance can be operated by an independent switch. एक और कर लो। The appliances
keep on working even if one of the appliance goes out of order and stops operating. ठीक है, तो ये 4 एडवांटेजेस हैं, आप लिख सकते हैं इसको. अब डिसएडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंसेस इन सीरीज. तो अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज टू द मीन्स फॉर द फॉलोइंग 3 रीजंस. ठीक है, तो सीरीज में हम लोग इसलिए नहीं कनेक्ट करते हैं. पहला, द वोल्टेज ऑफ द सोर्स गेट्स डिवाइडेड इन ऑल द अप्लायंसेस. हम लोगों ने देखा था सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज. तो जितने भी अप्लायंसेस आप लगाओगे सबका जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा. तो सबको 220 वोल्ट नहीं मिलता है, बट उससे कम वैल्यू का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उनको मिलेगा. सो the voltages of the source gets divided in all the appliances connected in series in ratio of their appliances. So each appliance does not operate at its rated voltage. On connecting one more appliance in the same circuit, the resistance of the circuit will increase, hence it will reduce the current in the circuit. So each appliance will get less power. Third is all appliances connected in series operate simultaneously. None of the appliance can be operated independently. और independently हम operate नहीं कर सकते हैं. Switch सबका common ही होगा. If one appliance is switched off or not operated, no other appliance connected with it in series will then operate. मतलब एक भी device अगर खराब हो गया तो बाकी सारे device will stop working. ठीक है. Now some essential component of house wiring system. अब एक एक करके components of house wiring system हम लोग करेंगे. First is fuse. So we know that a main fuse or MCB is connected in the live wire after the kWh meter and before the main circuit. तो basically ये तो circuit diagram पे based है. जो हमारा मेन सर्किट है, मेन स्विच है, तो मेन स्विच के KWH मीटर जो है मेन स्विच के जस्ट बाद लगता है. तो मेन फ्यूज इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर आफ्टर द KWH मीटर, जस्ट KWH मीटर के बाद लगेगा, बिफोर द मेन सर्किट. Now the fuse protects the circuit by blowing off when the current in circuit exceeds the current carrying capacity of the fuse due to the circuit being either overloaded, that is total load in the house exceeds the load limit for which the connection is taken from the company, or short circuited. तो दो केस में ओवरलोड होता है. तो पहला ओवरलोड कब होगा? जब टोटल लोड इन द हाउस एक्सीड्स द लोड लिमिट. राइट. तो मान लो हम लोगों ने 2 kVA का पावर ले रखा है और हम लोगों ने बहुत सारे डिवाइसेस ऑन कर लिए और हमारे यहाँ जो कंजम्पशन हो रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे 3 kVA हो रहा है. तो बिकॉज आपने जो है उसका कनेक्शन 2 kVA का लिया और आप 3 kVA का उसमें यूज कर रहे हो, तो ये ओवरलोड हो गया बेसिकली, है ना. 2 kVA लाइन पे आप 3 kVA को यूज कर रहे हो. तो ओवरलोड के केस में करंट अचानक से एक्सीड कर जाता है. उसके बाद दूसरा, total load in the house exceeds the load limit for which the connection is taken from the company or short circuited. A fuse is connected with each electrical appliance to safeguard it from the flow of current in excess of its safe limit of current. So a fuse wire permits the flow of current through it only up to a certain fixed limit, which is called the current rating of the fuse. So as the current exceeds this limit, the temperature of the fuse wire reaches the melting point and the wire melts so that the circuit gets broken. Now an electric fuse is a safety device which is used to limit the current in an electric circuit. The use of a fuse safeguards the circuit and the appliance connected in that circuit from being damaged. तो हम लोग बेसिकली फ्यूज वायर जो बेसिकली क्या है, फ्यूज हम लोग लगाते क्यों है? ओवरलोड के केस में जब करंट एक्सीड कर जाता है प्रेस्क्राइब लिमिट से, उस पर्टिकुलर लिमिट से,
तो ये फ्यूज वायर ब्लो कर जाएगा और सर्किट को सेपरेट कर देगा, मतलब हमारे घर के जो सर्किट है उसको सेपरेट कर देगा, और उससे जो अचानक से जो हाई करंट आया उससे हमारे बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो घर में लगे हुए हैं वो सबको सेफ गार्ड करता है। ठीक है ना, वही लिखा हुआ, फ्यूज इज कनेक्टेड विथ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेफ गार्ड इट फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट इन एक्सेस ऑफ इट सेफ लिमिट ऑफ करंट। तो जिस सेफ लिमिट ऑफ करंट है उससे ज्यादा करंट फ्लो करने से सेफ गार्ड करता है, मतलब रोकता है। ठीक है, एंड a fuse wire permits the flow of current through it only up to a certain fixed limit। तो वही हम कह रहे थे कि एक सेफ गार्ड कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक फ्लो करने देगा, only up to a certain fixed limit which is called the current rating of the fuse। so as the, मान लो हम लोगों ने 5 kVA का फ्यूज लगाया है, तो 5 kVA तक का उसमें अगर पावर फ्लो करेगा, पावर होएगा, तो उस समय तक इसको ये फ्यूज जो है वर्क करता रहेगा। तो 10 एम्पियर का लगाया, 5 एम्पियर का मान लो लगा लिया, तो 5 एम्पियर करंट तक ये फ्यूज वर्क करेगा, उसके बाद करंट होने पे ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा एंड इट विल स्टॉप वर्किंग। नाउ as the current exceeds this limit, the temperature of the fuse wire reaches the melting point of the wire। तो इसका जो फ्यूज का जो लिमिट है, मान लो 5 एम्पियर और उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा, तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर रीचेस द मेल्टिंग पॉइंट एंड द वायर मेल्ट्स सो दैट द सर्किट गेट्स ब्रोकन एंड आवर अदर डिवाइसेस आर सेफ। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, है ना। तो ये सेफ्टी डिवाइस में सबसे पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। Okay, so electric fuse is a safety device which is used to limit the current in an electric circuit. The use of fuse safeguards the circuit and the appliances connected in that circuit from being damaged. Now, principle, a fuse works on the heating effect of current. Okay. So, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का तो एक तो डेफिनेशन हो गया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, है, मतलब इससे ज्यादा फ्लो करेगा तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है और सर्किट को अलग कर देता है और उससे बाकी डिवाइसेस सेफ हो जाते हैं। The use of fuse safeguards the circuit and the appliances connected in that circuit from being damaged. Now, principle, a fuse works on the heating effect of current। तो ये heating effect पे डिपेंड करेगा। तो heating effect क्या बोलता है, जब करंट फ्लो करता है तो जिस वायर से वो हीट अप हो जाता है, हीट इतना हो जाए कि वो वायर मेल्ट कर जाए, तो दिस इज बेसिकली दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ फ्यूज इज। सो thus the rise in temperature, so thus the rise in temperature of fuse wire depends on first current rating, ठीक है, and second the radius r। So it is directly proportional to the square of current rating and inversely proportional to the cube of its radius। So it does not depend on the length of the wire। Now, material of fuse, a fuse is a short and thin piece of wire of uniform area of cross section and high resistance so as to produce sufficient heat to melt it। It is made up of a material of low melting point so that it may easily melt due to overheating when current in excess to the prescribed limit passes through it। Okay, तो जो हमारा मटेरियल है फ्यूज का, अच्छा, राइज इन टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, पहले वो देख लो। पहला करंट रेटिंग पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। It is directly proportional to the square of current rating and inversely proportional to the cube of its radius। It does not depend on the length of the wire, फ्यूज वायर का जो rise in temperature। Now, material of fuse, a fuse is a short and thin piece of wire of, ठीक है, wire of uniform area of cross section and high resistance so as to produce sufficient heat to melt it। It is made up of a material of low melting point so that it may easily melt due to overheating when current in excess to the prescribed limit passes through it।
So generally an alloy of lead and tin is used as a material of the fuse wire because its melting point is as low as 250 degrees Celsius and specific resistance is more than that of copper and aluminum etc. ठीक है, तो जनरली ये फ्यूज वायर है जो क्या चीज से बना रहता है ये फ्यूज वायर, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन. Generally, an alloy of lead and tin is used as a material of the fuse wire because its melting point is low as 250 degrees Celsius and specific resistances are more than that of copper, aluminum, etc. Now, copper or aluminum wire is unsuitable for the use of fuse wire. देखो resistance इसका high थोड़ा सा होना चाहिए जिससे कि heater जो current है जो heat produced है that is directly proportional to the resistance. तो इसीलिए copper और aluminum wire को हम लोग is unsuitable for the use of fuse wire because they have high melting point पहला है ना, और दूसरा resistance बहुत low होता है वहाँ पे. So high melting point that is 1080 degrees Celsius. However, moreover, the use of an ordinary copper or aluminum wire as a fuse must be avoided as it is very thick. So it will not melt even if the current exceeds its safe limit. Now construction. The fuse wire F is stretched between two metallic terminals T1 and T2 in a porcelain holder. Since porcelain is an insulator of, तो घर में जो फ्यूज लगा होता पुराने जमाने में ऐसे फ्यूज लगे हुए होते थे, तो घर में जो ये फ्यूज लगा हुआ होता था ये किस चीज का बना होता है, मटेरियल पोर्सिलेन का, इसीलिए क्योंकि इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा के रखता है. Now the costly appliances such as refrigerator, air conditioner, geyser, television, etc. are provided with a cartridge type fuse or proper current rating such as 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere and 13 ampere. So ये सारे costly appliances में ये fuse जो है लगा हुआ ही रहता है. So these are provided with a cartridge type fuse of proper current rating. जो इनमें करंट रेटिंग दिया होता, मतलब करंट रेटिंग का मतलब मैक्सिमम करंट जो इनके साथ पास कर सकते. तो करंट रेटिंग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 13 एम्पियर का हम लोगों ने दे रखा है. नाउ रीजन फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द लाइव वायर. रीजन तो हम लोग पहले भी देखे थे कि जब भी ओवरलोडिंग होता है तो एक्सेस करंट फ्लो करके हमारे बाकी डिवाइसेस को खराब ना कर दें, इसी वजह से हम लोग इसको जो है फ्यूज कनेक्ट करते हैं हमारे हाउस होल्ड वायरिंग टू सेफ गार्ड आवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. So reason for connecting the fuse in live wire. So the fuse is always connected in the live wire before the appliance so that the current in circuit exceeds the rating of fuse. It may melt and break the circuit first. So before the current reaches the appliance, so thus no current flows in the appliance. So आप ये देखें. So fuse हम लोग इसीलिए connect करते हैं before the appliance so that the current in the circuit, so that as the current exceeds, मान लो कुछ overload हो गया जिससे कि current ज़्यादा flow करने लगा. So if the current exceeds the rating of the fuse, तो fuse क्या हो जाएगा, ये melt कर जाएगा और melt करके it will break the electric supply line so that as the current in the circuit exceeds the rating of fuse, it will melt and break the circuit first. Circuit break हो जाएगा तो फिर उसमें current flow नहीं करेगा. So before the current reaches the appliance, वो that circuit is broken, there's no current flows in the appliance. It is unsafe to connect the fuse in the neutral wire.
ठीक है, तो हम लोग न्यूट्रल वायर में कनेक्ट फ्यूज को कनेक्ट नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि if it is done, if due to some defect in the appliance and excessive current flows in the circuit, the fuse blows off and the current stops flowing in the circuit, but the appliance still remains connected to the high potential point of the supply through the live wire. Now, if a person touches the faulty appliance, he gets an electric shock because the person comes in direct contact of the means through the live wire. Thus, it is highly unsafe टू यूज फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर. तो जनरली जो हमारा सप्लाई लाइन होता है, दो लाइंस आता है सप्लाई का, एक मान लो लाइव है और एक ये न्यूट्रल है, राइट, और इन सप्लाई लाइंस में हमने फ्यूज लगाया है न्यूट्रल वाले वायर में, राइट. मान लो यहाँ पे एक हम लोगों ने फ्यूज लगा दिया और डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. सो अब मतलब बेसिकली दोनों से वायर आके डिवाइस कनेक्ट होता है. मान लो ये हम लोग बल्ब लगा रहे हैं. अब बिकॉज अगर मान लो कुछ फॉल्ट हुआ और ये जो है डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब बेसिकली फ्यूज वायर मेल्ट हो गया और ये सर्किट हट गया, तो अब इसमें करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो बल्ब तो नहीं जलेगा, बट ये जो करंट है, ये लाइव वायर से जो करंट इसमें आता रहेगा. अब अगर मान लो ये फॉल्ट ऐसा है जिसके वजह से देयर इज अ करंट इनसाइड दिस, अब गलती से अगर हम लोग ने इसको टच कर लिया तो इसमें तो करंट आ ही रहा है, करंट का सप्लाई तो रुका नहीं, तो हम लोग इसको टच कर लेंगे और we may get an electric shock because of that. And that's why it is always advised to have fuse wires, fuse connections being done with the live wire and not with the neutral wire. So now current rating of a fuse. So an electric wiring for light and fan circuits, a thin fuse wire. So in electric wiring of light and fan circuit, a thin fuse wire of low current rating, that is 5 ampere, is used because the line wire has current carrying capacity of 5 ampere. तो ऐसा देखो, घर में दो तरीके के सर्किट होता है, एक लाइट सर्किट होता है ना, लाइट सर्किट मतलब जिसमें डिवाइसेस ऐसे कम पावर के डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, और दूसरा एक हैवी करंट वाला सर्किट, पावर सर्किट होता है. तो वो जो पावर सर्किट है उसमें जो फ्यूज वायर का रेटिंग होता है वो 15 एम्पियर तक का होता है. सो in electric wiring for light and fan circuit, a thin fuse wire of low current rating 5 ampere is used because the line wire has a current carrying capacity of 5 ampere. A thick fuse wire of higher current rating 15 ampere is used in the line of power circuit for heavy current consuming appliances in that circuit, such as air conditioner, geyser, washing machine, etc. because the line wire for such appliances has a current carrying capacity of 15 ampere. The current rating of the main fuse in a ring circuit is 30 ampere, while for the company fuse is 50 ampere. ठीक है. जो हमारे घर में जो मेन फ्यूज में जो रेटिंग होता है ना, वो 30 एम्पियर का लगा हुआ होता है, तो वो मेन फ्यूज का जो करंट रेटिंग ऑफ मेन फ्यूज इज 30 एम्पियर. कंपनी फ्यूज मतलब जो बाहर हमारे घर के भी बाहर लगा हुआ होता है, वो उसका जो रेटिंग होता है वो 50 एम्पियर तक का होता है. तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पस पे जो फ्यूज यूज करते हैं उनका रेटिंग के बारे में बताया हुआ है. तो हम लोग जो लाइट और पंखे और बल्ब जो घर में जलाते हैं उस वाले सर्किट में 5 एम्पियर वाला फ्यूज होगा, और एक नीचे जो जिसमें एयर कंडीशनर्स और गीजर्स और ये सब ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं, जो पावर सर्किट होता है उसका जो रेटिंग होता है वो 15 एम्पियर होता है उस फ्यूज. क्लियर है बच्चों? Yes. So the current rating of the fuse in the circuit can be obtained from the following relation.
So current rating of fuse in a circuit is given by total power of appliances in circuit by voltage of the supply. ठीक है, so total power by supply voltage हम लोग कर देंगे तो current rating निकल जाएगा. So the fuse provided or connected with an appliance, electric appliance, to protect it against the electric fault must be of current rating a little more than the maximum current that can be drawn by the appliance before being overheated. So जो फ्यूज लगाएंगे वो उससे थोड़ा सा हाई, मान लो अगर 4 एम्पियर तक का ये कर सकता है तो उससे लिटिल हायर, मान लो 5 एम्पियर का हम लोग फ्यूज लगाएंगे एंड सो ऑन. So the fuse provided or connected with an electrical appliance current rating से थोड़ा ज्यादा रखते हैं. With an electrical appliance to protect it against electric fault must be of current rating a little more than the maximum current that can be drawn by the appliance before being overheated. अब फ्यूज के बाद आजकल जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो बेसिकली एमसीबी कहलाता है. फ्यूज तो अब पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, पीपल डू नॉट यूज फ्यूज नाउ. सो एमसीबी क्या है? MCB is miniature circuit breaker basically. So nowadays, instead of a fuse, a miniature circuit breaker MCB is used for each individual circuit. है ना? अब हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो MCB है. It is used for each individual circuit. If due to short circuiting or some fault, a heavy current flows in the line, the MCB falls down to switch off the circuit in a very short time, that is 25 millisecond. Basically फ्यूज वायर को मेल्ट करने में बहुत टाइम लगता है और उस ड्यूरेशन में हाई करंट फ्लो करता है, तो हो सकता है कि डिवाइस पहले ही खराब हो जाए. फ्यूज वायर के मेल्ट करने के पहले डिवाइस हमारा खराब हो जाए, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए बेसिकली, है ना, टू सेफ गार्ड इट वी शुड बी यूजिंग अ डिवाइस विच इंस्टेंटली स्विचेस ऑफ द सर्किट. और वो कौन करता है? वो एमसीबी करता है. बेसिकली एमसीबी इंस्टेंटली स्विच कर देता है, सर्किट को ऑफ कर देता है, राइट. सो इट इंस्टेंटली स्विचेस ऑफ द सर्किट. सो अ हेवी करंट flows in the line, the MCB falls down to switch off the circuit in a very short time. After repairing the fault in the circuit, the MCB is then raised up. है ना, उसको तुरंत रेज नहीं करना चाहिए. जब रिपेयर कर लिया हमने, जो फॉल्ट हो रहा है उसको रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद एमसीबी को हम लोग रेज कर देंगे. ठीक है. Thus, the use of MCB is more convenient than the fuse. अच्छा, फ्यूज से ज्यादा कन्वीनियंट माना जाता है बिकॉज इट अवॉइड्स द इनकन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग अ न्यू फ्यूज एंड इट इज मच सेफर ड्यू टू इट्स क्विक रेस्पॉन्स. तो ये दो वजह है जिसके वजह से इसको हम लोग एमसीबी को ज्यादा यूज करते हैं. Now comes switches. Now switch is an on-off device for current in a circuit or in an appliance. It is connected in the live wire. तो switch मतलब बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए एक जो डिवाइस यूज करते हैं उसको स्विच कहते हैं. एंड ये जो स्विचेस है ये हमेशा हम लोग लाइव वायर में कनेक्ट करके रखते हैं. स्विचेस आर ऑफ वेरियस काइंड्स एंड दे आर मेड इन मेनी फैसिनेटिंग डिजाइंस. So ये जो switches हैं, these are of various kinds and they are made in many fascinating designs. So we classify the switches in two groups. First is single pole switch and the second is double pole switch, right? So अब जो single pole switch है, single pole switch, the switch used with an appliance to start or stop the flow of current in it is the single pole switch. तो घर में जो ये सारे switches हैं ये single pole switch कहलाते हैं. A single pole switch disconnects only the live wire from the appliance. और double pole switch ये basically main switches वगैरह के पास लगा होता है. The main switch at the distribution board used to switch on or off the mains, it is the double pole switch. When you switch off the double pole switch, both main and both the live and the neutral
connection is being disconnected. So main switch at the distribution board used to switch on or off the mains is the double pole switch. A double pole switch disconnects both the live and neutral wires simultaneously. The dual control switch used in the staircase, etc., is also the double pole switch of the special kind. Now, reason for connecting the switch in the live wire. So the switch should always be connected in the live wire. It is deceptive and dangerous to connect a switch in the neutral wire. तो बेसिकली क्या है कि लाइव वायर में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि इससे जो जैसे वो अभी हम लोग बात कर रहे थे एमसीबी जो हम लोग लगा रहे थे फ्यूज लगा रहे थे लाइव में क्यों लगा रहे थे बिकॉज कि लाइव का कनेक्शन कट जाएगा तो इट इज सेफर अदरवाइज अगर न्यूट्रल कनेक्शन कट भी गया वो डिवाइस तो स्टॉप हो जाएगा वर्क करना बट जो करंट है वहां तक पहुंच ही रहा होगा तो अगर हम लोग वो डिवाइस फॉल्टी और गलती से हमने टच कर लिया तो वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इन द गिवन फिगर स्विच इज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल वायर इन द ऑन पोजीशन it allows current to flow in the bulb and in the off position no current passes through the bulb ठीक तो देखो जब ऑन पोजीशन में ये न्यूट्रल वायर में अगर ऑन कनेक्ट करोगे so in the given figure switch is connected to the neutral wire है ना तो on position में it allows current to flow through the bulb and off position में it does not allow thus the switch serves its purpose तो जो basic purpose है switch का वो serve करता है but in the off position of switch the appliance remains connected to the high potential terminal through the live wire. So although no current flows through the appliance because the return path is incomplete or broken. तो ये जो डिवाइस है इस तक करंट आता रहेगा है ना इवन दो मान लो ये तुमने स्विच को ऑफ भी कर दिया तो उससे इसमें जो बल्ब में जो करंट है वो फ्लो करना नहीं यहाँ पे तो फ्लो करेगा ही करंट आप स्विच ऑफ भी कर दोगे तो करंट यहाँ से यहाँ पे तो आएगा ही राइट तो इस ये करंट के सप्लाई में हमेशा रहेगा ये बल्ब तो अगर गलती से हमने इसको टच कर लिया तो वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक सो thus the switch serves its purpose but in the off position of switch the appliance remains connected to the high potential terminal through the live wire although no current flows through the appliance because the return path is incomplete. Now in this condition it is not safe to carry out any repairs in the appliances because on touching the live wire in the appliance the current will pass through the body of the person and he may get a fatal shock तो अगर इसके मतलब बिकॉज उसमें वो कनेक्टेड ही है लाइव वायर से और गलती से अगर हम लोग कुछ रिपेयर के लिए वी टच दिस डिवाइस और डिवाइस या फिर लाइव वायर में हम कोई भी वायर टच कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा क्योंकि हमारे बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करने लगता है उसके बाद safety precaution while using a switch so when you use a switch should never be touched with wet hands है ना पानी अगर गीले हाथ से अगर हम लोग टच करते हैं स्विच को तो और अगर वो स्विच में गलती से करंट सप्लाई आ रहा हो तो आप टच करोगे तो आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है if water reaches the live wire it forms a conducting layer between the hand and the live wire of the switch due to which a current passes so the hand through it and the person passes to the hand through it current passes to the hand through it and the person may get a fatal shock डुअल कंट्रोल स्विच तो हट गया है तुम्हारे ठीक है आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे है ना अब अर्थिंग और ये जो सॉकेट थोड़ा सा रह गया
इसको कर लेंगे और एक्सरसाइज एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा ये फिनिश हो जाए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर है ना, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.